तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। किसकी? कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। पूरे बुक से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करने वाले हैं। पूरे बुक से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आप यूपी बोर्ड में 95% पाना चाहते हैं 2023 बोर्ड के अंतर्गत, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग क्या करिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी पीडीएफ की बात करेंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? एसकेएम स्टडी। कहाँ पर? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आपको वहाँ पर जा करके इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। उसके बाद एक कुंडली का क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई हमारी कुंडली है, उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा उसमें 500 फेरे हैं। कितने? 500 फेरे हैं। ठीक है, यदि कुंडली के तल के लंबवत, मान लीजिए हमारी कुंडली है, उस कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो है 0.1 सेकंड है। कितना है? 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कितना? 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाए। कितना हो जाए? शून्य हो जाए। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में आपको प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है उसका औसत मान आपको निकालना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रारंभ में कुंडली का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है। किसके? चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है। अतः थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब लंबवत होगा, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। ए क्षेत्रफल वाली जो कुंडली है, यानी जो हमारी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे में जो बहुचुंबकीय फ्लक्स होगा φ1 बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? बी ए कॉस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पर डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर cos 0 इसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो बी ए आपको सिंपल बचेगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के शून्य होने पर, किसके? चुंबकीय क्षेत्र के शून्य होने पर कुंडली से बहुफ्लक्स यानी बहुफ्लक्स निकलते हैं। φ2 बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 0 डिग्री। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर v का मान क्या है? 0। क्या आएगा? v का मान 0 होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के शून्य होने पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर दें, ठीक है, इसको शून्य कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? φ2 क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, अतः कुंडली में जो बहु चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1। कितना? डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा? φ2 माइनस φ1, यानी कि 0 माइनस बी ए क्या हो जाएगा? माइनस बी ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो जो कुंडली है हमारी, इस कुंडली में जो फेरों की संख्या n हो, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि कुंडली में फेरों की संख्या अगर n हम मान लेते हैं, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है हमारा E बराबर -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। क्या हो जाएगा? -n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यानी कि n बी ए अपान डेल्टा टी। कितना हो जाएगा? n बी ए अपान डेल्टा टी, यानी कि जहाँ n क्या है? 500 है, b बराबर कितना दे रखा है? 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है, और a बराबर जो क्षेत्रफल है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें डेल्टा टी की बात करें तो 0.1 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से देखिए
ई बराबर कितना हो जाएगा 500 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -2 अपान 0.1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, कितना 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा टोटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक चुंबकीय तरंग, मान लीजिए कोई हमारी चुंबकीय तरंग है, ठीक है, एक समतल में, किसमें, एक समतल में यक्ष अक्ष के लंबवत, किसके, यक्ष अक्ष के लंबवत गतिशील है, किसके लंबवत गतिशील है, यक्ष अक्ष के लंबवत गतिशील है। तो समतल के किसी बिंदु पर, मान लीजिए समतल का कोई बिंदु है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है B बराबर 1 इंटू 10 की पावर -8 जे कैप टेस्ला है। इस बिंदु पर ई के मान की गणना कीजिए, ठीक है, किसकी गणना करना है, ई का मान गणना करना। चलिए इसको निकाल कर आपको बताते हैं। यहाँ देखिए दिया क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया क्या हमारा, बी बराबर दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -8 जे कैप टेस्ला, ई हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ई हमें फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ई बराबर ई तथा बी परस्पर लंबवत है, जब एक दूसरे के लंबवत होंगे तो सी बराबर हमें क्या होता है, ई बाई बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो चुंबकीय क्षेत्र है कितना है, ई बराबर ई अपान बी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं लेंगे, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो हमारा ई हो जाएगा बी इंटू सी। यहाँ देखिए कंफर्म हो गया, हमारा वैद्युत क्षेत्र ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। यहाँ से देखिए बी का मान कितना दिया है, हमें दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -8 जे कैप इंटू, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा सी का मान कितना होता है, प्रकाश की चाल। आप सभी लोग बताइए प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, आप सभी को मालूम होगा इसको, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, 0 10 की पावर -8 0, 3 इंटू 10 की पावर 8 0 0, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए आई कैप इंटू 0 माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस, यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों आ रहा है, हमने देखिए आई कैप को लिया, देखिए ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस इसका 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे, के कैप को लेंगे, ठीक है, जे कैप को लेंगे तो उसमें भी 0 हो जाएगा, हम लेंगे के कैप को। जब के कैप को लेते हैं तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो +8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, के कैप बचेगा और -3 बचेगा, तो यहीं पे आ जाएगा क्या, -3 के कैप वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। हम उन्हीं प्रश्नों पर फोकस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं, और ऐसे प्रश्न आपको लिख लेने हैं, अच्छी तरीके से समझ जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, जो कला संबद्ध स्रोत होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो स्रोतों को, ठीक है, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर जो होता है सदैव नियत रहता है, ठीक है। तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच जो कलांतर है सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर हम दो कला संबद्ध स्रोतों की बात करें तो उससे हम क्या प्राप्त करेंगे, अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे स्रोत क्या होते हैं, किसी युक्ति द्वारा क्या जाते हैं, एक ही स्रोत से क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, किसका, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो किसी माध्यम में 2 अथवा 2 से अधिक प्रगामी तरंग की, मान लीजिए कोई हमारा माध्यम है, ठीक है, उस माध्यम में हमारी 2 या 2 से अधिक जो प्रगामी तरंगे हैं एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए, मान लीजिए कोई गति है उसी गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं, ठीक है। अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण, मान लीजिए माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण जो परिणामी विस्थापन है,
जो परिणामी विस्थापन है दोनों तरंगों द्वारा क्या होता है, अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश, जो हमारे अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश हैं वो क्या कहते हैं, वेक्टर योग के बराबर होता है। किसके, वेक्टर योग के बराबर होता है। अतः इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। जो प्रकाश का विवर्तन होता है उससे आप, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। जो प्रकाश का विवर्तन है उससे क्या आप समझते हैं, उसका क्या तात्पर्य है, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर आपको हम बताएंगे। यहाँ पर प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो तुरंत ही इस वीडियो को तुरंत ही शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब प्रकाश की किसी अवरोध या द्वारक पर, किस पर, जब प्रकाश की किसी अवरोध या द्वारक पर आकर, ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक, मान लीजिए कोई हमारा अवरोध है, वहां पर प्रकाश उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, या द्वारक जहां से प्रकाश सिर्फ थोड़ी सी बाहर निकल सके, आकर किनारों से मुड़ जाती है। जैसे देखिए मान लीजिए हमारा कोई ये पर्दा है, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्दा है, यहाँ पर कुछ क्या है हमारा, यहाँ पर कुछ हमारा देखिए जगह है, यहाँ पर प्रकाश को आने जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जब प्रकाश आपकी यहाँ से चलकर यहाँ पर आ रही है, ठीक है, जब यह प्रकाश क्या होता है कि आकर क्या होता है, किनारों से मुड़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए प्रकाश यहाँ से आई, यहाँ से मुड़ गई, या यहाँ से मुड़ गई, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए इधर फैल गई, तो मुड़ना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब जो आप अंधेरे कमरे में किसी टार्च को जलाते हैं तो आपको देखिए पूरे कमरे में आप ऊपर फोकस मारते हैं, लेकिन आपका पूरा कमरा क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो प्रकाश के विवर्तन का प्रयोग है उसमें जो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, ठीक है, जो हमारी केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए, जो प्रयोग है यदि जल में उसको हम रख दें, पानी में हम उसको रख दें, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में, जब मान लीजिए जो प्रकाश का जो विवर्तन का प्रयोग है, प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है कम जाएगी, क्या हो जी, कम जाएगी। ठीक है, यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए, जो प्रयोग अगर कम में जल में रख दिया जाए तो जो उच्चिष्ट की चौड़ाई है, जो हमारी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है वो कम जाएगी, क्या हो जाएगी, कम जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद